जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, दक्ष कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। हमने स्टार्ट किया राजस्थान का भूगोल, उसमें हम चर्चा कर रहे थे मरुस्थल के बारे में। और कल की क्लास में हमने देखा था, लास्ट क्लास में देखा था अपने कि मरुस्थल का वर्गीकरण है ना। उसमें हमने देखा था कि आपकी जलवायु या फिर कह सकते हो कि वर्षा रेखा के आधार पर, है ना, कि जलवायु या समवर्षा रेखा के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया था। एक था आपका शुष्क मरुस्थल, दूसरा था आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटा गया था। फिर हमने देखा था जो शुष्क मरुस्थल है इसे पुणे आपके दो भागों में बांटा गया, और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसे आपके पुणे आपके चार भागों में बांटा गया था। इसकी चर्चा हमने की थी लास्ट क्लास में। देखते एक बार। देखो, अगर बात करूं मैं मरुस्थल के बारे में, तो मरुस्थल का वर्गीकरण, मरुस्थल का वर्गीकरण, मरुस्थल का वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण समझना इसमें कि आपके जलवायु या कह दूँ आपका मैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आधार पर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। पहला आता आपका, इधर आता आपका शुष्क मरुस्थल। कौन सा आएगा आपका? शुष्क मरुस्थल। और दूसरा आ जाएगा आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा आएगा आपका? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब समझना आपका कि जो शुष्क मरुस्थल है ये आपका, इसका विस्तार आपका 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य, या फिर कहते हैं वर्षा, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 0 से 25 के मध्य क्या होती है? वर्षा होती है। यानी कि यहाँ पर 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर मध्य क्या होती है? वर्षा होती है। अगर बात को अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में, तो यहाँ पर आपकी जो वर्षा होती है ये होती है 25 से 50 सेंटीमीटर मध्य। कितनी? 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य क्या होती है? आपकी वर्षा होती है। क्या होती है? आपकी वर्षा होती है। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। फिर हमने देखा था कि जो शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल को पुनः आपके बालुका स्तूप के आधार कितने भागों में बांटा गया? तो शुष्क मरुस्थल को पुनः बालुका स्तूप के आधार पर दो भागों में, कितने भागों में विभाजित किया गया? आपका दो भागों में विभाजित किया गया था। देखना कि बालुका स्तूप के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा गया। एक तो आ जाता है आपका बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। दूसरा आता है आपका बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। अब समझना आपका ये जो बालुका स्तूप मुक्त का मतलब क्या होगा कि आपके शुष्क मरुस्थल का वह भाग जहां पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं वे आपके बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। यानी शुष्क मरुस्थल का वह भाग जहां पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं या वहां पर बालुका स्तूप क्या पाया जाता है? आपका अभाव पाया जाता है, वह क्षेत्र आपके बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। और ये जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है ये आपके शुष्क मरुस्थल के 41.50% भाग पर 41.50% भाग पर फैला हुआ है। यानी आप कह सकते हो कि शुष्क मरुस्थल के 41.50% पर आपका बालुका स्तूप मुक्त क्या आ जाता है? आपका बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश आ जाता है। दूसरा आ जाए आपका बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपके शुष्क मरुस्थल के 58.50 कितने भाग पर है? 58.50% भाग पर, 58.50% भाग पर है। तो समझना आपका ये जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है ये आपके शुष्क मरुस्थल के 58.50% भाग पर फैला हुआ है। इसके अलावा हम बात करें ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को आपका बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। इसे आपका बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि अर्ध शुष्क मरुस्थल को आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल को आपका उच्चावच
या धरातलीय स्वरूप के आधार पर, धरातलीय स्वरूप के आधार पर, धरातलीय स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में बांटा गया आपका? 4 भागों में विभाजित किया गया, 4 भागों में विभाजित किया गया। यानी कि अर्धशुष्क मरुस्थल को पुनः आपके उच्चावच या भौगोलिक स्वरूप या फिर कह दोगे आपके धरातलीय स्वरूप का आधार पुनः कितने भागों में बांटा, कितने भागों में बांटा गया आपका? 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आता वो आता आपका, तो सबसे पहला आ जाएगा आपका गग्गर प्रदेश। कौन सा आएगा आपका? गग्गर प्रदेश, गग्गर प्रदेश। दूसरा आएगा वो आएगा आपका शेखावाटी प्रदेश। कौन सा शेखावाटी प्रदेश आएगा आपका? शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा। तीसरा आएगा आपका नागौरी उच्चभूमि प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि प्रदेश, उच्च भूमि प्रदेश, भूमि प्रदेश। और तीसरा आ जाएगा, तीसरा चौथा आ जाएगा आपका लूनी बेसिन और गोडवाड़ बेसिन, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन, लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन, लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ बेसिन आ जाएगा। अब समझना आपका गग्गर प्रदेश का मतलब क्या होगा कि अर्धशुष्क मरुस्थल का वह भाग, अर्धशुष्क मरुस्थल का वह भाग जहां पर कौन सी नदी बहती है आपकी? गग्गर नदी बहती, वो प्रदेश गग्गर प्रदेश कहलाता है। शेखावाटी नदी कौन सी नदी बहती है आपकी यहाँ पर? तो शेखावाटी में कातली नदी बहती। कौन सी नदी बहती है आपकी? कातली नदी यहाँ पर बहती है। फिर आता है आपके नागौरी उच्चभूमि प्रदेश। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी अरावली है, अरावली से पृथक नागौर व डीडवाना कुचामन जिले में, कि अरावली से पृथक नागौर व डीडवाना कुचामन जिले में जो 300 से 500 मीटर उच्च भूमि वाला क्षेत्र है वो आपके नागौरी उच्च भूमि कहलाता है। फिर बात करें लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका जोधपुर हो गया, आपका जालोर हो गया, बाड़मेर, सांचौर और पाली क्षेत्र में जो लूनी नदी बहती है, इस क्षेत्र को ही आपके लूनी बेसिन या इसे गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है। इनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे कि किसे क्या कहा, इसकी क्या क्या विशेषता, इसमें कौन कौन जिले शामिल होते हैं। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो, अगर सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? आपके शुष्क मरुस्थल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो समझना इसके बारे में। अगर बात करूं मैं शुष्क मरुस्थल के बारे में, तो समझना आपका कि शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल समझना आपकी कि शुष्क मरुस्थल है यहाँ पर वर्षा, तो यहाँ पर आपकी, यहाँ पर वर्षा, यहाँ पर वर्षा कितनी, वर्षा कितनी होती, वर्षा कितनी होती है आपकी? तो यहाँ पर वर्षा होती है 25 से 50 के मध्य, 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य, सॉरी 0 से 25 के मध्य, 0 से 25 सेंटीमीटर मध्य, 0 से 25 सेंटीमीटर मध्य क्या होती है आपकी? 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा होती है। फिर हमने देखा था कल आपका, देखो छोटा मैप समझना आपका, कल हमने देखा था आपका ये आपका क्या हो गया? राजस्थान, राजस्थान हो गया था आपका, ये देखो राजस्थान हो गया आपका। इस राजस्थान समझना आपका, यहाँ से अरावली पर्वतमाला होगी आपकी, इस अरावली समानांतर कौन से गुजरती है? इस अरावली के समानांतर आपकी 50 सेंटीमीटर समरसा गुजरती है, 50 सेंटीमीटर समरसा गुजरती है, 50 सेंटीमीटर समरसा गुजरती है, समरसा गुजरती है। ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है, इधर आपका पश्चिम राजस्थान, इधर कौन सा? पूर्व राजस्थान। फिर हमने देखा था आपके यहाँ से 25 सेंटीमीटर समरसा गुजरती है, 25 सेंटीमीटर समरसा गुजरती है। ये आपकी क्या करती है? ये मरुस्थल दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। इधर कौन शुष्क मरुस्थल, इधर कौन सा आपका? अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। अब समझना आपका, अब यहाँ से रेखा गुजरती, इसका नाम आता 10 सेंटीमीटर समरसा रेखा, यानी यहाँ से गुजरती इसका नाम आता है 10 सेंटीमीटर समरसा रेखा। ये गुजर 10 सेंटीमीटर समरसा रेखा, 10 सेंटीमीटर समरसा रेखा, 10 सेंटीमीटर समरसा रेखा। अब समझना, यानी कि ये जो आपका शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल की जो पूरी सीमा है, इसका निर्धारण कौन करेगा? आपकी 25 सेंटीमीटर समरसा करेगी। समझना आपका, ये जो शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल की जो पूरी सीमा, इसका निर्धारण कौन करेगी आपकी? तो इसका निर्धारण आपकी 25 सेंटीमीटर समरसा करेगी। और जो इसका पश्चिम बिंदु या पश्चिम से इसका निर्धारण कौन करेगी? आपकी 10 सेंटीमीटर समरसा करेगी। तो हम कह सकते हैं शुष्क मरुस्थल की, शुष्क मरुस्थल की, शुष्क मरुस्थल की, मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण, पूर्वी सीमा का निर्धारण, पूर्वी सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण, का निर्धारण कौन करेगी आपकी? निर्धारण आपकी 25 सेंटीमीटर समरसा करेगी, 25 सेंटीमीटर समरसा करेगी, 25 सेंटीमीटर समरसा करेगी, समरसा रेखा करेगी। अगर बात करूं मैं पश्चिमी सीमा के बारे में, तो पश्चिमी सीमा कौन करेगी? तो पश्चिमी सीमा का निर्धारण, पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करेगी आपकी? तो ये करेगी आपकी 10 सेंटीमीटर। कौन करेगी? 10 सेंटीमीटर समरसा क्या करेगी आपकी? तो 10 सेंटीमीटर समरसा रेखा आपकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करेगी। ये इसके बारे में बात होगी। अगर बात करूं इसको पुनः दो भागों में बांट, सबसे पहला भाग कौन सा आएगा आपका? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। क्या आएगा? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। पहला भाग कौन सा आएगा आपका? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, स्तूप मुक्त प्रदेश, स्तूप मुक्त प्रदेश। अब समझना इसका मतलब क्या होगा? तो आप कह सकते हो कि शुष्क मरुस्थल का वह भाग, शुष्क मरुस्थल का वह भाग जहां पर बालुका स्तूप का अभाव पाया जाता है, यानी कि शुष्क मरुस्थल का वह भाग, शुष्क मरुस्थल का वह भाग
वह भाग जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, वह भाग जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, स्तूप नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। इसके अलावा हम बात करें, ये जो शुष्क जो आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये आपके शुष्क मरुस्थल के कितने भाग पर कितने भाग 41.50 कितने भाग फैला आपके 41.50% भाग फैला हुआ है, 41.50% भाग पर क्या फैला हुआ है। ये डाटा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं ना, ये भी आपको याद करना है कि जो शुष्क मरुस्थल है, ये शुष्क मरुस्थल आपके कुल शुष्क मरुस्थल के जो आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये शुष्क मरुस्थल के 41.50% भाग पर फैला हुआ है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो आपका बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता, आपके बालू का स्तूप नहीं पाया जाता। अब इसमें कौन कौन संरचना पाई जाती है, तो अब इसमें आता है इसमें पाए जाने वाली प्रमुख संरचना की आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में पाए जाने वाली प्रमुख संरचना, क्योंकि यहाँ पर बालू के स्तूप पाए नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार की संरचना पाई, जैसे शब्द आता है आपका हम्मादा, क्या पाया जाता है, आपको एक शब्द मिलता है हम्मादा, इसकी तरह पहले भी की हम्मादा। इसके अलावा मिलता है आपको इर्ग, क्या मिलता है आपको, इर्ग मिलता है आपको, यहाँ पर इर्ग मिलता है आपको, हमादा होगी, इर्ग होगी आपको। इसके अलावा आपको मिलेगा लाठी सीरीज, क्या मिलेगी आपको, लाठी सीरीज मिलेगी, लाठी सीरीज। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर आपका मगरा, क्या मिलेगा आपका मगरा। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा, देखने को मिलेगा आकल गांव, आकल गांव। इसके अलावा मिलेगा आपको कुलदरा गांव, कुलदरा गांव, कुलदरा गांव, कुलदरा गांव। ये जितने भी क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र सारे कहां पर मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे आपको, तो ये सारे क्षेत्र मिलेंगे आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। कहां पर मिलेंगे, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में मिलेंगे। यानी हम कह सकते हैं ये संरचना, ये क्या हो जाएगा आपकी, कैद हो गई ये संरचना आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में, स्तूप मुक्त प्रदेश में, मुक्त प्रदेश में, प्रदेश में पाई जाने वाली में पाई जाने वाली पाई जाने वाली प्रमुख संरचना है। प्रमुख क्या संरचना है, प्रमुख संरचना है, प्रमुख की आपकी संरचना है जो कि आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में पाई जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि हम्मादा कहाँ पर मिलता है, आपको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में मिलता है। इर्ग आपको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में देखने को मिलता है। लाठी सीरीज आपको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में देखने को मिलती है। मगरा बालू का स्तूप मिलता है, आकल गांव बालू का स्तूप मिलता है, और कुलदरा गांव भी आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में पाए जाते हैं। तो देखो इसमें से हमारा मगरा हम्मादा हमारा हो चुका था, हम्मादा हमने पहले पढ़ लिया था। आपका इर्ग भी हमारा हमने पहले पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, आपके लाठी सीरीज, मगरा, आकल गांव, किसके बारे में, कुलदरा गांव के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषता और ये कहां पर है, इनकी क्या क्या विशेषता है और ये कहां पर। समझना आपका ये जितने भी क्षेत्र, इसमें 3 नाम ले रहे, तो कौन सा आपका लाठी सीरीज, इसको वेरी मस्ट कर देना। यहां से हर एग्जाम में लगभग यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि लाठी सीरीज क्या है, इसका विस्तार कहां पर है और इसकी क्या क्या विशेषता है। तो समझना कि लाठी सीरीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे कौन सा भी एग्जाम दे रहे हो तो उस एग्जाम में आपकी लाठी सीरीज पूछी जाती है। बस पूछने का तरीका क्या हो, थोड़ा सा आपका चेंज होता है। अगर आपका एग्जाम सीधा हो, सीधे पूछे लाठी सीरीज कहां पर है ना, एग्जाम के अनुसार यहां से लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाठी सीरीज को वेरी मोस्ट दूसरा आता है, दूसरा आकल गांव। आकल गांव को लेकर भी यहां से प्रश्न पूछा गया कि आकल वुड फॉन्सिल पार्क कहां पर है, वो भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा बाहर के कुलदरा गांव के बारे में, तो कुलदरा गांव के बारे में पूछा जाता है कि राजस्थान में वेल मतलब कहां से मिलते, कुलदरा गांव से मिलते हैं। तो इन सबकी हम व्याख्या करेंगे। सब जाता है मगरा, सब जाता है मगरा कि मगरा क्या, उसको हम पढ़ेंगे। सबके बारे में क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे हम चर्चा करते हैं आपके मगरा के बारे में। समझना आपके मगरा के बारे में कि मगरा क्या है, मगरा तो देखना आपका कि मगरा क्या है। तो देखो कि आपके मगरा कुछ पहाड़ियां, मगरा का मतलब क्या होता है, कुछ पहाड़ियां। मगरा समझना आपका कि मगरा क्या है। तो समझना आपके कि लाठी सीरीज क्षेत्र आपके कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में बालोतरा से बालोतरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आपके बालोतरा से पोखरण जैसलमेर के मध्य, पोखरण जैसलमेर के मध्य, पोखरण जैसलमेर के मध्य, जैसलमेर के मध्य कि बालोतरा से पोखरण जैसलमेर के मध्य पाए जाने वाली अवशिष्ट पहाड़ियां, कैसी पहाड़ियां आपकी
अवशिष्ट पहाड़ियाँ, अवशिष्ट पहाड़ियाँ, अवशिष्ट पहाड़ियाँ क्या कहलाती है आपकी? तो अवशिष्ट पहाड़ियाँ मगरा कहलाती है। अवशिष्ट पहाड़ियाँ आपकी मगरा कहलाती है, मगरा कहलाती है। यानी समझ में आ गया होगा आपको कि जो बालोतरा है, इस बालोतरा से आपके पोखरण जैसलमेर के मध्य जो अवशिष्ट पहाड़ पाई जाती है, इन्हीं अवशिष्ट पहाड़ों को आपका मगरा कहा जाता है। इसके अलावा बात करूं मैं मगरा, तो इसके अलावा आपको पता मगरा है जो कि आपके उदयपुर की आसपास की पहाड़ों समझना आपके। इसके अलावा बात करूं मैं क्या लिख रहा हूं आपके कि उदयपुर के आसपास की पहाड़ों को, आसपास की अवशिष्ट पहाड़ों को, अवशिष्ट पहाड़ों को मगरा कहा जाता है। अवशिष्ट पहाड़ों को मगरा कहा जाता है। पहाड़ों को मगरा कहा जाता है। मगरा कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी आपकी अवशिष्ट पहाड़ है उसको सब में मगरा होता है, या फिर कह दो कि ये पहाड़ है उदयपुर के आसपास पाए उसे भी आपका मगरा कहा जाता है। इसके अलावा आपके बालोतरा से पोखरण जैसलमेर के मध्य जो अवशिष्ट पहाड़ पाए जाते इसे भी आपके मगरा कहा जाता है। मगरा क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करें शब्द आता है उसका ना वेरी वेरी मोस्ट कर देना, लाठी सीरीज। क्या आएगा आपका? लाठी सीरीज के बारे में, लाठी सीरीज तो समझना इसके बारे में, लाठी सीरीज के बारे में तो देखना आपका ये क्या होती है। समझना ये क्या होती है, समझना लाठी सीरीज क्या। समझना आपके कि जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य, कि जैसलमेर के पोखरण से जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य जैसलमेर के मध्य समझना आपका कि पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ के मध्य 64 किलोमीटर की मीठे पानी की भूगर्भिक जलपट्टी। क्या आपकी मीठे पानी की भूगर्भिक जलपट्टी। इसका मतलब क्या होगा? सीधे आपसे पूछा जाए लाठी सीरीज क्या है तो आपका आंसर क्या आएगा कि क्या है? तो भूगर्भिक जलपट्टी। क्या आपकी भूगर्भिक जलपट्टी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में, जिला कौन सा होगा आपका? जैसलमेर। जिला कौन सा होगा? जैसलमेर जिला होगा। यानी फिर आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर में कहां से आते, तो जैसलमेर क्या आपके पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य, किसके मध्य? आपके पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य 64 किलोमीटर क्या है? भूगर्भिक जलपट्टी है, जिसे आपका लाठी सीरीज क्या कहता है? आपका लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये जो लाठी सीरीज क्षेत्र है, इस लाठी सीरीज क्षेत्र में यहाँ पर कुछ घास पाई जाती है, यानी यहाँ पर कुछ घास पाई जिसका नाम आता है आपका सेवन घास। कौन सी घास आती है आपकी? सेवन घास, यहाँ पर उगने वाली घास। समझना आपके कि जो लाठी क्षेत्र इसमें कैसी घास उगती है? आपकी सेवन घास उगती है। कि लाठी क्षेत्र में उगने वाली घास कौन घास? कौन सी घास? सेवन घास। समझना आपका कि सेवन घास क्या हो जाएगा आपकी कि लाठी क्षेत्र में उगने वाली घास है। लाठी क्षेत्र में उगने वाली घास कौन सी घास? आपकी सेवन घास है। और इसी सेवन घास को सूखने के बाद या स्थानीय भाषा में लिलोन कहा जाता है। स्थानीय भाषा में लिलोन कहा जाता है कि सेवन घास को सूखने के बाद या स्थानीय भाषा में लिलोन कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि सेवन घास का वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका वैज्ञानिक नाम ये हो जाएगा आपका लस्सी यूरस। मैं लिखता हूं इसका वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक नाम ये हो जाएगा आपका लस्सी यूरस सिडिकुस। क्या होगा आपका? लस्सी यूरस सिडिकुस।
सीडिकुस। ये आपको बहुत एग्जाम पूछा भी जाता है आपका कि सेवन घास वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा आपका लस्सीयूरस सीडिकुस हो जाए। इसके अलावा बात करूं मैं सेवन घास मरुस्थल में उगने वाली एक प्रोटीन युक्त घास, कैसी घास, प्रोटीन युक्त लंबी घास। हम कह सकते हैं कि सेवन घास मरुस्थल में उगने वाली प्रोटीन युक्त लंबी घास है, प्रोटीन युक्त लंबी घास है। प्रोटीन कैसी घास आपकी, प्रोटीन युक्त लंबी घास है, प्रोटीन युक्त लंबी घास है, लंबी घास, लंबी घास, लंबी घास है कि सेवन घास मरुस्थल में उगने वाली प्रोटीन युक्त लंबी घास है। इसके अलावा हम बात करें इसी सेवन घास में गोडावण पक्षी निवास करते हैं। कौन से पक्षी निवास करते हैं आपके, इसी सेवन घास में गोडावण पक्षी निवास करते हैं। गोडावण पक्षी क्या करते हैं आपके, निवास करते हैं इसी सेवन घास में गोडावण पक्षी निवास करते हैं, गोडावण पक्षी निवास करते हैं। इसलिए इस घास को आपका गोडावण की आश्रय स्थली कहा जाता है। इसलिए इस घास को आपका गोडावण पक्षी की आश्रय स्थली या शरणस्थली, आश्रयस्थली या शरणस्थली कहा जाता है कि सेवन घास में गोडावण पक्षी निवास करते हैं। इसलिए सेवन घास को गोडावण की आश्रयस्थली या शरणस्थली भी से कहा जाता है। इसके अलावा बात करूं इसी आपके लाटीश्री क्षेत्र में एक गांव, उसका नाम कौन सा गांव आता है, चांदन गांव। कौन सा गांव आता है आपका, कि चांदन गांव में क्या नलकूप है, क्या आपका नलकूप है, कि इसी लाटीश्री क्षेत्र में कौन सा गांव आता है आपका, चांदन गांव। और चांदन गांव में यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर आपका एक नलकूप है, क्या आपका एक नलकूप है। समझना आपके कि लाटीश्री क्षेत्र में कि चांदन गांव में एक चांदन नलकूप है, क्या आपका चांदन नलकूप है। अब समझना चांदन नलकूप क्या है, सुनो आपके चांदन नलकूप क्या समझना कि लाटीश्री क्षेत्र में स्थित चांदन गांव में कौन सा नलकूप है आपका, चांदन नलकूप है। और इस चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। इसको थार का गढ़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लाटीश्री क्षेत्र है इसमें कहीं ना कहीं मीठे पानी की है। तो ये क्या करती कि जो चांदन नलकूप है, इस चांदन नलकूप से क्या करते हैं, आसपास गांव के लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं। पानी पीते हैं और यहाँ पर पानी पीने का साधन यही मात्र ऐसा है जहाँ से अब सर्वाधिक लोग पानी पीते हैं। इसलिए से क्या कहा जाता है, आपका चांदन नलकूप को आपका थार का गढ़ा ऐसे कहा जाता है। सीधे आपसे एग्जाम पूछा भी जाता है कि थार का गढ़ा किसे कहा जाता है, तो थार का गढ़ा आपका चांदन नलकूप को कहा जाता है। इसके अलावा बात करूं ये जो आपके लाटीश्री क्षेत्र है, इसी लाटीश्री क्षेत्र में कौन से गांव बिरमानिया गांव में, कौन से गांव आपके, बिरमानिया गांव में रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। कि इसी लाटीश्री क्षेत्र के बिरमानिया गांव में बिरमानिया, और बिरमानिया भी कहां पर होगा, जैसलमेर में। कहां पर होगा आपका, जैसलमेर में होगा। यानी इसी लाटीश्री क्षेत्र के बिरमानिया गांव में रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। और आपको पता है रॉक फास्फेट सबसे बड़ी खान कहां पर आपकी, उदयपुर में। उदयपुर में भी कहां पर आपकी जामरकोटड़ा में। उदयपुर में क्या है, रॉक फास्फेट की सबसे बड़ी खान कौन सी है आपकी, जामरकोटड़ा उदयपुर। इसके अलावा रॉक फास्फेट के भंडार आपके बिरमानिया जैसलमेर में पाए जाते हैं, यहाँ पर भी आपके पाए जाते हैं। तो आई होप आपको याद ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। आगे हम बढ़ते, ये इसमें आप वेरी मोस्ट कर देना, इसको कर देना वेरी मोस्ट, है ना, कि यहाँ से आपके एग्जाम कैसे पूछे जाता है, इसको वेरी मोस्ट कर देना, कि यहाँ से एग्जाम बहुत प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलो ये वाला आपको क्लियर होगा, आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलो ओके, बहुत ही प्यारा। बढ़ते अगले हो, है ना, दोबारा चलो अगला आता है, वो आता है आपका आकल गांव। क्या आता है आपका, आकल गांव, या से कहा जाता है आपका आकलवुड फॉसिल पार्क। क्या कहता है आपका, आकलवुड फॉसिल पार्क। समझना आपका क्या फॉसिल पार्क। हमने देखा था, चीज हमने समझी थी पहले भी जब हम पढ़ रहे थे मरुस्थल की विशेषता के बारे में। तो हमने देखा था कि जो आपका पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, इसका प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य आता है, तो इसका प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा है, तो कौन सा अभ्यारण्य था आपका, राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा अभ्यारण्य था आपका, राष्ट्रीय मरु। समझना आपका कि जो इसका अभ्यारण्य कौन सा, इसका प्रमुख अभ्यारण्य आपका, तो इसका प्रमुख अभ्यारण्य था आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा था आपका, राष्ट्रीय मरु उद्यान।
राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान, मरु उद्यान, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि क्या है अभ्यारण्य, क्या है आपका अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। और हमने देखा था ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसका विस्तार कितने जिलों में, तो इसका विस्तार आपको 2 जिलों में, कितने जिलों में आपके, इसका विस्तार आपके 2 जिलों में, एक तो कौन सा जैसलमेर, एक दूसरा कौन सा आपका, कौन सा है बाड़मेर में, किसमें था, बाड़मेर में था, किसमें था आपका, बाड़मेर में था, बाड़मेर में था। यानी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान का विस्तार 2 जिलों में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। अब समझना होता क्या है कि इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, कहां पर आपके, इस राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर क्षेत्र है, इसमें स्थित गांव, उस गांव का नाम क्या था, आक्कल गांव, क्या नाम आता आपका, आक्कल गांव। और इसी आक्कल गांव से आपके, इसी आक्कल गांव से जुरेसी कालीन, किस काल के आपके, जुरेसी काल, याद करना काल कौन सा, जुरेसी काल। ये जो जुरेसी काल है, इस काल में घने घने जंगल पाए जाते हैं, घने घने जंगल पाए जाते हैं कि आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, जैसलमेर में स्थित आक्कल गांव से जुरेसी कालीन क्या मिला आपके, जुरेसी कालीन वनस्पति क्या मिला, अवशेष, जुरेसी कालीन वनस्पति के आपके अवशेष मिले। तो आपको याद क्या करना है, किसी राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान, मरु उद्यान, उद्यान जैसलमेर में, जैसलमेर, जैसलमेर के आक्कल गांव से, आक्कल गांव से, आक्कल गांव से जुरेसी कालीन, एग्जाम्स को वेरी मोस्ट कर देना आपका, जुरेसी कालीन, जुरेसी कालीन, कालीन वनस्पति के, वनस्पति के, वनस्पति के अवशेष मिले, अवशेष या जीवाश्म मिले, अवशेष या जीवाश्म मिले, जीवाश्म मिले ना, कि अवशेष या जीवाश्म मिले, जीवाश्म मिले, जीवाश्म मिले, कहां से मिले, कहां से मिले आपके, आक्कल गांव से, कहां से मिले, आक्कल गांव से मिले। तो सीधे आपसे पूछा जाएगा, पहले तो आपसे पहला पॉइंट पूछा जाएगा, आक्कल गांव कहां पर, तो कहां पर आपके, जैसलमेर में, कहां पर, जैसलमेर। और किस अभ्यारण्य, अभ्यारण्य कौन सा, अभ्यारण्य कौन सा होगा आपका, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, किस कौन से अभ्यारण्य, कौन से अभ्यारण्य में आपका, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान वाले अभ्यारण्य में। फिर आपसे पूछा जाए यहाँ से किसके अवशेष मिले, किसके अवशेष मिले, तो यहाँ से आपके जुरेसी कालीन, किसके अवशेष मिले आपके, जुरेसी कालीन वनस्पति के क्या मिले थे, अवशेष मिले थे। दूसरा गांव, उसका नाम आता आपका कुलदरा गांव, कौन सा गांव आता आपका, कुलदरा गांव, कुलदरा गांव, कुलदरा गांव, समझना कुलदरा गांव के बारे में, कुलदरा गांव ये कहाँ, ये भी कहाँ पर आपका, जैसलमेर में, कहाँ पर आपका, जैसलमेर में, कहाँ पर आपका, जैसलमेर में, जैसलमेर में। और इसी कुलदरा गांव से, और इसी आपके कुलदरा गांव से व्हेल मछली के, व्हेल मछली के अवशेष मिले, व्हेल मछली के अवशेष मिले, किसके अवशेष मिले आपके, व्हेल मछली के क्या मिले थे आपके, अवशेष मिले थे। कि कुलदरा गांव जैसलमेर में और इसी कुलदरा गांव से व्हेल मछली का अवशेष मिले थे। इसके लिए हम बात करें, ये जो कुलदरा गांव, इस कुलदरा गांव में राजस्थान का पहला, राजस्थान का पहला कैक्टस गार्डन, राजस्थान का, ये राजस्थान के पहले कैक्टस गार्डन, कैक्टस गार्डन, कैक्टस गार्डन स्थापना की, गार्डन की स्थापना, गार्डन की स्थापना की, गार्डन की स्थापना की, स्थापना की गई, स्थापना की गई, स्थापना की गई। ये एक सारी चर्चा किसके बारे में होगी आपके, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में क्या होती है, हमारी सारी चर्चा कंप्लीट यहाँ तक होती है। यानी कि हमने अभी तक इसके बारे में पढ़ लिया, आपके बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में सारी चर्चा कर ली। अब दूसरा आता आपका, वो आता कि बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, क्या आता आपका, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, समझना इसके बारे में। देखो दूसरा आ जाएगा आपका बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपके बालुका स्तूप पाए जाते हैं, यानी कि शुष्क मरुस्थल का वह भाग जहां पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं, वह आपके बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कहलाएगा। तो मैं कैसे आप कहें कि शुष्क मरुस्थल का, शुष्क मरुस्थल का, मरुस्थल का वह भाग जहां पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं, जहां पर आपके बालुका स्तूप, बालुका स्तूप पाए जाते हैं, स्तूप पाए जाते हैं, वे आपके बालुका स्तूप युक्त, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है, युक्त प्रदेश कहलाता है, युक्त प्रदेश कहलाता है, युक्त प्रदेश कहलाता है। इसके बारे में बात करें, जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, ये आपके शुष्क मरुस्थल के 58.50, कितने भाग फैला आपका, 58.50% भाग, यानी 58.50, 58.5% भाग फैला हुआ। इसके अलावा बात करें यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक तो क्या मिलेंगे आपको, बालुका स्तूप मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, बालुका स्तूप मिलेंगे आपको, बालुका स्तूप मिलेंगे आपको, यहाँ पर स्तूप देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पर। इसके अलावा बात करूँ आपका
देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगा रेग, मिलेगा आपको रेग। इसके अलावा आपको मिला खंडीन, खंडीन क्षेत्र आपको इस वाली संरचना, यानी ये संरचना इसमें पाई जाए, ये संरचना, ये संरचना, ये संरचना, संरचना, संरचना इसमें पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर आपको हो चुका होगा। चलो बहुत ही अच्छा। आगे बढ़ते अपन, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप के बारे में, बालू का स्तूप के बारे में, बालू का स्तूप के बारे में, स्तूप के बारे में, स्तूप के बारे में। अब समझना आपके, अगर चर्चा करूं मैं बालू का स्तूप के बारे में, बालू का स्तूप के बारे में, पहली बात तो ये आती है बालू का स्तूप किसे कहा जाता है, बालू का स्तूप किसे कहा जाता है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि मरुस्थल में पाए जाने वाले लहरदार रेत के टीले को, मरुस्थल में पाए जाने वाले लहरदार रेत के टीले को स्थानीय भाषा में बालू का स्तूप कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इनको, सॉरी, स्थानीय भाषा में इनको अब दोरे या दरियन कहा जाता है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले लहरदार रेत के टीले को स्थानीय भाषा में दोरे या दरियन कहा जाता है, और इन्हीं दोरे या दरियन को भौगोलिक भाषा में बालू का स्तूप कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है। समझना आपका कि ये जो आपके मरुस्थल में पाए जाने वाले लहरदार रेत के टीले, लहरदार आपके रेत के टीले, लहरदार आपके रेत के टीले, इन लहरदार रेत के टीले को, लहरदार रेत के टीले को, रेत के टीले को, टीले को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में, भाषा में दोरे या दरियन, दोरे या दरियन कहा जाता है, दोरे या दरियन कहा जाता है, दोरे या दरियन कहा जाता है। और इन्हीं आपके दोरे या दरियन को, इन्हीं दोरे या दरियन को भौगोलिक भाषा में, इन्हीं दोरे या दरियन को या रेत के टीले को भौगोलिक भाषा में, भौगोलिक भाषा में, भौगोलिक भाषा में, भाषा में बालू का स्तूप, बालू का स्तूप कहा जाता है, 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 स्तूप कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बालू का स्तूप का मतलब क्या होता है, क्या होता है आपका कि मरुस्थल में पाए जाने रेत के टीले क्या कहलाते हैं, आपके बालू का स्तूप आपके कहलाते हैं। चलो जाते सारे पॉइंट्स करें, जात क्लियर आप। अगर बात तो इसके अलावा ये जो दो बालू का स्तूप है, ये जो दो बालू का स्तूप, दो बालू का स्तूप के मध्य, ये बालू का स्तूप एक तो आपका यहाँ पर हो गया, ये मान लो ये बालू का स्तूप, और एक आपका ये वाला बालू का स्तूप। अब इसके मध्य जो ये आपका खाली स्थान है या जो मध्य मार्ग है ना, कि कभी कभी होता क्या है कि जो दो बालू का स्तूप है, इन बालू का स्तूप के मध्य जो खाली मार्ग है ना, जो मध्य में जो कैसा मार्ग, खाली मार्ग, इस खाली मार्ग से क्या करता है, पशु गुजरते, क्या करता आपके ऊंट के पशु यहाँ से गुजरते, ऊंट के पशु यहाँ से गुजरते, जिसे कारवा या घासी, क्या कहता है आपका कारवा या घासी कहा जाता है। कि आपके बालू का स्तूप के मध्य मार्ग से, लिख रहा हूं कहें, बालू का स्तूप के मध्य मार्ग से, मध्य मार्ग से ऊंटों का, मध्य मार्ग से ऊंटों का समूह गुजरता है, समूह गुजरता है, गुजरता है, जिसे कि बालू का स्तूप के मध्य मार्ग से ऊंटों का समूह गुजरता है, जिसे आपके कारवा या घासी कहा जाता है, कारवा या घासी कहा जाता है, कारवा या घासी कहा जाता है, घासी कहा जाता है, घासी कहा जाता है, घासी कहा जाता है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बालू का स्तूप के मध्य मार्ग क्या कहता है, मध्य मार्ग क्या कहता है आपका कारवा या घासी कहा जाता है, जहां से आपके ऊंटों का समूह गुजरता है। मध्य मार्ग कहां से गुजरता है, आपके मध्य मार्ग से गुजरता, मध्य मार्ग से आपके गुजरता है, मध्य मार्ग से आपके गुजरता है, मध्य मार्ग से आपके गुजरता है। तो आई होप आपको ये वाली क्लास समझ में आई होगी, है ना। अभी जो भी मैंने पढ़ा चीजें आपको समझ में आई होगी कि आपके शुष्क मरुस्थल क्या है, अर्धशुष्क मरुस्थल क्या है। इसमें से हमने शुष्क मरुस्थल का आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हमने पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे आपके बालू का स्तूप प्रदेश के बारे में, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में, जिसमें सबसे पहले क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, आपके बालू का स्तूप के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि आपके बालू का स्तूप राजस्थान कौन कौन से बालू का स्तूप प्रकार पाए जाते हैं और इनका विस्तार कहाँ का, इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है ना। समझना आपका कि ये जो बालू का स्तूप है ना, इसमें से आपके 3-4 बालू का स्तूप ऐसे है, वहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न सीधे आपसे पूछा जाता है कि कौन से बालू का स्तूप कहाँ कहाँ पर है ना। इसमें इंपॉर्टेंट तो आता है बरखान, एक आता बरखान आता है आपका अनुदेदरीय, अनुप्रस्थ, सारे ही क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे ही ज्यादा क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके मिनिमम कितना 8 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, आपके राजस्थान बालू का स्तूप के प्रकार आपके पाए जाते हैं। इन 8 स्थानों को हमें पढ़ना है कि किन किन क्षेत्र में आपके बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से प्रकार होगी, आप इनके बारे में पढ़ना। और वेरी मोस्ट आपसे पूछा जाएगा कि इनकी क्या क्या आपकी विशेषता है।
इन सबको हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे अपने आने वाली क्लास में। आज के लिए इतना सा, थैंक यू सो मच। जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको दोबारा तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, और जो साथी नए जुड़े उनको भी आपको जोड़ना है, क्योंकि एग्जाम डेट आपके पास में आने वाली है, तो क्यों ना आप धमाकेदार वापस क्या करें, स्टडी की ओर आगे बढ़ जाए, जिससे हमारी तैयारी क्या और भी अच्छे से हो जाए। और आज के लिए थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, राधे राधे।